शुरू हो गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पूरे देश में रुझानों का आने का शुरुआत जो पहले ही हो गई थी, अब नतीजे भी कुछ कुछ सीटों पे आ गए हैं। 542 लोकसभा सीटों की काउंटिंग, एनडीए 298, लेकिन भाजपा बहुमत से 30 सीट पीछे चल रहा है। भाजपा को 60 से ज्यादा सीटों का नुकसान इस पर कहा जा रहा है। यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन को बड़ी बढ़त मिली है और यह कहा जाएगा कि एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बढ़त जहां हासिल हुई है, क्योंकि 2014 और 19 में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी और अब वही बढ़त कांग्रेस और सपा गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को मिल गई है। एमपी में भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे चल रही है। देश में इंदौर में सबसे बड़ी जीत की और शंकर लालवानी इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी 10 लाख वोट से आगे हैं। तो वहीं विदिशा में शिवराज को 5 लाख की लीड है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल विजय फराठिया की जीत जहां तय है, तो कोरबा में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। भूपेश 33,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और अब बताया जा रहा है कि 33,000 वोटों से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में उतारा गया। आश्वस्त थी कांग्रेस की राजनांदगांव लोकसभा सीट तो निकाल ही लेगी, लेकिन कैसे निकालें, क्योंकि वहां पर बीजेपी प्रत्याशी भी मजबूत स्थिति में है और भूपेश बघेल 33,000 वोटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये अपडेट इस वक्त है। तो भाजपा को 60 से ज्यादा सीटों पर जो नुकसान हुआ है अभी तक, जो निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी के बढ़ते रुझानों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीएस टीवी से खास बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद हैं। सर, रिकॉर्ड बनाया है 29 की 29 सीटें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जनता का और सरकार के कई कामों का और माननीय सबसे बड़ा मोदी जी का चमत्कार है। उनके नेतृत्व में जनता ने भरोसा किया और पालना के भारी बहुमत से हम छिंदवाड़ा सहित 29 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। सर, कांग्रेस दावा कर रही थी कि 12 से 13 सीट, एग्जिट पोल को वो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो पूरी 29 सीट के आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा। हमारे पास कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो जानकारी में आया है, आज की स्थिति में केवल 31% पे हो रह गए। तो हमारा वोट परसेंटेज 61% के ऊपर चला गया है। तो अब ऐसे में भी कांग्रेस अगर नहीं मानती तो इससे बढ़कर और क्या नादानी होगी। सर, जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीडिया सेंटर में, तो पूरी प्लानिंग बताई थी कि किस तरीके से संगठन ने जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ा, महिलाओं के लिए कॉल सेंटर तक खोले गए। ये रणनीति सफल रही? निश्चित रूप से जब चुनाव अगर लड़ना है तो चुनाव के सभी मुद्दों पे हमको विचार करना चाहिए। संगठन हमारा बहुत अच्छे से बारीकी से विचार करता है, सरकार अच्छा काम करती है और ऐसे में मोदी जी का नेतृत्व मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो परिणाम तो अच्छा नहीं है। सर, इस बार फिर मोदी सरकार? बिल्कुल, आपने सबने देखा, हमने कहा फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार बनी है। बिल्कुल, फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी सरकार बनी और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है आंकड़े जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और फिर से एक बार मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें जो है बीजेपी जीती। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव से खास चर्चा की हमारे सहयोगी ने क्या कुछ कहना है वो सुना आपने कि एक तरफ बीजेपी बढ़त की ओर है, ये तो कहा ही, लेकिन कांग्रेस अभी वोट शेयर में पिछड़ी हुई है, ये मोहन यादव का कहना है। तो इस वक्त जहां लगातार परिणाम सामने आ रहे हैं और परिणामों को लेकर इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है, छत्तीसगढ़ में कितनी बढ़त मिली बीजेपी को, क्या कांग्रेस भी कुछ आगे बढ़ पाएगी, इन सब को लेकर विशेष चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, बेहद सुख है संयम जी। कुल मिला के छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है मौजूदा समय में फिलहाल के आंकड़े में 10-1 की टैली बनती हुई नजर आ रही है। कोरबा से ज्योत्सना महंत जो है वो अपनी लीड को बरकरार रखी है। लगभग 5,000 वोटों की लीड से
आगे चल रही है। लेकिन बाकी 10 सीटों की बात कर ली जाए संयम जी, तो बाकी 10 सीट पे बीजेपी काफी आगे चल रही है। कांकेर सीट पे जो अंतर था बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग का, वो घट के अब लगभग 15,000 के आसपास में पहुंच चुका है। लेकिन बात रायपुर की कर ली जाए तो 2,48,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे। बात दुर्ग की कर ली जाए तो विजय बघेल जो मौजूदा सांसद है 2,45,000 वोटों से आगे चल रहे। सरगुजा में चिंतामणि महाराज बीजेपी के प्रत्याशी 91,000 वोटों से आगे चल रहे। रायगढ़ सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ लोकसभा सीट पे बीजेपी के प्रत्याशी सत्यानंद राठिया 1,75,000 वोटों से आगे चल रहे। बाकी बिलासपुर लगभग 50,000 वोट से बीजेपी आगे। राजनांदगांव में भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो पीछे चल रहे 36,000 वोटों से। संतोष पांडे जो मौजूदा सांसद है वो लगभग 36,000 वोटों से वो आगे चल रहे। इसके अलावा रायपुर की बात हो गई। महासमुंद की बात कर ली जाए तो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। रूप कुमारी चौधरी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। लगभग 68,000 वोट से रूप कुमारी चौधरी इस वक्त लीड में है। बस्तर की बात कर ली जाए तो कवासी लखमा पे कांग्रेस ने भरोसा जताया, तो वही महेश कश्यप को बीजेपी ने चुनावी मैदान पे उतारा जो लगभग 36,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे। तो मतलब ये कि 10-1 की जो टैली है वो फिलहाल छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रही है। जी संयम जी, जरूर अवधेश जी, मैं चाहूंगा कि इस खास चर्चा की शुरुआत भी करें कि आखिर हर एक सीट का क्या कुछ समीकरण है और अलग अलग सीट के क्या कुछ मायने हैं। बिल्कुल 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 संयम जी, बेहद शुक्रिया आपका। 2 खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से नितिन भंसाली कुछ देर बाद जुड़ेंगे। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल पारे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पे आपकी पैनी नजर होती है। प्रफुल्ल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, MP 29 की 29 छत्तीसगढ़ में 10-1 की टैली फिलहाल दिखाई पड़ रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ऐसे ही नतीजों की उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी ने की होगी, लेकिन वो नतीजा कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्लीन स्वीप जिसको आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो पूरी 29 की 29 और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस को 3 या 4 सीटों पर उम्मीद थी, बिल्कुल सही, और मुकाबले की स्थिति थी। जैसे कोरबा में मुकाबला आप देखेंगे, कोरबा में अभी भी फाइट चली रही है। सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत के बीच में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। मतलब कोई 5,000 मुश्किल से 5,000 उसमें 5-1 हजार में कोई भी जीत हार सकता है। एक उम्मीद कांग्रेस की जो सबसे बड़ी उम्मीद राजनांदगांव से थी, भूपेश बघेल जो निश्चित रूप से मतलब ऐसा महसूस हो रहा था बिल्कुल कि वो चुनाव जीत जाएंगे। और जो राजनांदगांव का जो लोकसभा का जो चरित्र है चुनाव का, वो कभी भी एक प्रत्याशी को दूसरी बार जिताता नहीं है। आप उसके पुरानी हिस्ट्री को देखेंगे तो जो राजनीतिक जो चरित्र है उस सीट का, उसके हिसाब से भी ऐसा लग रहा था। और फिर कैंडिडेट भी बहुत भारी भरकम थे, भूपेश बघेल, और पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए राजनांदगांव पर एक उम्मीद थी। तीसरी एक उम्मीद जो की जा रही थी कि जो जांजगीर चांपा, जहां से शिव डहरिया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे, तो विधानसभा का चुनाव जो कुछ महीने पहले हुआ था, वहां पर सारी सीटें विधानसभा की कांग्रेस के खाते में गई थी, 8 की 8 सीट। और कैंडिडेट भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे शिव डहरिया, वो निश्चित रूप से एक मतलब ताकतवर कैंडिडेट थे। तो उस लिहाज से भी मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर लग रहा था कि शिव डहरिया जरूर मतलब फाइट देंगे। और जो जीतने वाली सीटें हैं जो जिन पर कांग्रेस उम्मीद जता रही थी, मुझको लग रहा था कि शिव डहरिया एक विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। और शुरुआत में आप देखिएगा तो कवासी लखमा और जो बस्तर से लड़ रहे थे और कांकेर से भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर जो पिछला चुनाव बहुत कम वोटों से हारे थे, बिल्कुल, तो उस लिहाज से ये लग रहा था कि कांकेर की सीट भी मतलब भाजपा के हाथ से जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर भी जो भी डैमेज हो रहा था उसको कंट्रोल किया और काफी अच्छी स्थिति में वो आ गए। तो इस तरह 3-4 सीटों में संघर्ष था। बाकी कई सीटें तो ऐसी थी जो शहरी इलाके हैं, वहां पर तो लगभग पहले से ही तय था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है सुनील जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। जरा एक बार इन 4-5 सीटों पे जरूर आप अपनी बातें रखिएगा, जिसको प्रफुल्ल जी जिस पे इशारा कर रहे हैं कि कांकेर में आपकी लीड घट के
35,000 से घट के आपकी लीड 13,000 हो गई है। लेकिन राजनांदगांव में आप 36,000 वोटों से आगे हैं। संतोष पांडे 36,000 वोट से आगे हैं। भूपेश बघेल वहां पिछड़ गए हैं। महासमुंद की बात कर ली जाए तो महासमुंद में 68,000 वोटों से तामझर साहू पीछे चल रहे। क्या समीकरण रहा सुनील जी? जी राम राम, जय जोहार। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट समीकरण ये रहा कि जनता को आज भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर विश्वास है, विष्णुदेव साय जी की सरकार पर विश्वास है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जितने भी हारे पीटे बुझे हुए बारूद थे उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। ये वही चेहरे थे जिनको नकारा गया था अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा के चुनाव में, और या तो फिर उनके पास प्रत्याशी नहीं थे कि कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां वहीं बनी। और आप देखेंगे कि हमारे सारे प्रत्याशी जो हैं उनमें से बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता है, मंडल में काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र में काम करने वाले वो भी अभी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप देखेंगे शिव डहरिया जी की बात हो रही थी, उनके खिलाफ हमारी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है बहुत ही सीधी, सरल, सहज, एक सामान्य रूप से रहने वाली ऐसी हमारी महिला प्रत्याशी हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। महेश भाई हमारे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो ऐसे सामान्य लोगों को टिकट दिया, एक कार्यकर्ता या एक सामान्य रूप से जो काम करता है जनता के बीच में, ऐसे लोग आए हैं। तो विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पर लोग भरोसा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं काम करती हैं। भाजपा की सरकारें जो है वो जिन बातों को कहती है उन बातों को पूरा करती हैं। मोदी की गारंटी पर हमने चुनाव लड़ा और वो सारी गारंटी को पूरा किया गया। वो सारी गारंटी जो थी लगातार 5 महीने के अल्पकाल में ही उन गारंटियों को जब पूरा कर दिया जाता है तो जनता का विश्वास हो ही जाता है और जनता चाहती है कि भाजपा की सरकार बने। एक महत्वपूर्ण विषय अवधेश जी जिस पर मुझे लगता है कि बोलना चाहिए वो ये है कि जहां जहां पर आदिवासी बेल्ट है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप झारखंड की बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, आदिवासियों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। आप देखेंगे इन पट्टियों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े जीत की तरफ बढ़ रही है और उसका महत्वपूर्ण कारण ये भी होगा कि आदिवासियों को ये भरोसा आया कि हमारी संस्कृति की रक्षा, हमारे जीवन शैली की रक्षा और हम जो चाहते हैं वो सब भाजपा की सरकारों में होता आया। तो यही एक बड़ा कारण है। और उस कारण जब द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव का भी जब समय आया तो कांग्रेस पार्टी ने तो विरोध किया। ठीक है, आदिवासी वर्ग देखता है इन बातों को। और हमने पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया विष्णुदेव साय जी, इन्होंने अजीत जोगी बनाया और आदिवासी के नाम पर, और उनका जाति प्रमाण पत्र भूपेश बघेल जी की सरकार ने निरस्त कर दिया। नहीं, आप कंफ्यूज है। 2016 में मुझे तारीख याद है, 2016 में अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त माना गया था। उस समय बीजेपी की सरकार थी। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बार नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। नितिन जी आपका स्वागत है। सवाल यही है कि 10-1 की टैली फिलहाल दिखाई पड़ रही है। नितिन जी क्या कहेंगे? देखिए, ये 10-1 की टैली जो है, मैं अभी बहुत सारे चैनल से भी आ रहा हूँ, मैंने चुनाव आयोग के वेबसाइट पे अपडेट्स भी देख रहा था, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि कुछ सीटों में बहुत ही कम मार्जिन से हम आगे पीछे चल रहे हैं। कभी भाजपा आगे है तो कभी कांग्रेस आगे है। निश्चित तौर पर जब फाइनल नतीजे आएंगे तब मैं ये दावा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कम से कम कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी। और रहा सवाल इनका अच्छे दिन वालों का, तो ये तो 370 की बात कर रहे थे, 400 प्लस की बात कर रहे थे, कहाँ अटके? इनके तो तारे जमीन पर आ गए हैं, साफ दिख रहा है। 290 प्लस वो तो आपका चैनल दिखा रहा है, मैं तो कुछ और भी कम देख के आ रहा हूँ कहीं से। तो चिंतन का मनन का विषय तो इन पे है कि इतना खराब प्रदर्शन कैसे हो गया। उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम को लाए थे, ये बोले हम राम को लाए हैं, जनता हमें लाएगी, जनता ला रही है। मैं तो सुना हूँ अयोध्या की सीट में भी भाजपा हारने की स्थिति में आ गई है। कुछ 3 या 4 हजार वोटों के फर्क से आगे पीछे चल रही है सपा और वहां पर भाजपा। तो ये तो पूरा इनके गुब्बारे की जो थी वो हवा निकल चुकी है। और बस मैं तो फाइनली जो नतीजे आएंगे शाम के उनका वेट कर रहा हूं। हो सकता है शाम को कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, ऐसी जानकारी मुझे आ रही है। और मैं पूर्ण रूप से और मेरी पार्टी पूर्ण रूप से हम आश्वासित हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार अच्छे मार्जिन, एक अच्छे आंकड़ों के साथ हम बनाएंगे। और शाम को इस विषय पर आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है, चले मैं एक बार प्रफुल्ल जी का रुख फिर से करता हूं। प्रफुल्ल जी, आंकड़े तो ठीक है, नितिन जी कह रहे हैं कि कुछ 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां पे लोकसभा के लिहाज से वास्तविक में वो बड़ा लीड या वो बड़े अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात कर ली जाए, अगर आप 29,000 वोटों से आगे हैं, अगर आप 36,000 वोटों से आगे हैं, अगर 5-6 राउंड की गिनती बची हुई है लोकसभा में, तो
कुछ परिणाम तो पलट सकता है। तो फिलहाल 10-1 की टैली को लेके और नितिन जी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि फाइनल जब रिजल्ट आएंगे तब हम लगभग 4 सीटों पे पहुंच जाएंगे, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है प्रफुल्ल जी? नहीं, देखिए, लीड अगर एक ऐसी बड़ी लीड अगर आपके पास है 40,000, 35,000, 50,000, 60,000, तो और राउंड कम बचे हों तो फिर ऐसी उम्मीद कम ही रह जाती है कि आप उस लीड को बदल पाएंगे या उस आंकड़े को प्रफुल्ल जी, मैं बस एक आंकड़े कोट कर देता हूं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा, माफी चाहता हूं मैं। कांकेर में कांग्रेस के प्रत्याशी 35,000 वोट से वीरेश ठाकुर पीछे थे। अगले राउंड में उनका लीड जो था 35,000 का जो अंतर था भोजराज नाग का आगे का, वो घट के 13,000 पहुंच चुका। अब आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ऐसी लीड को जो है वो 40,000 के ऊपर, 50,000 के आसपास जो है वो उसको पाटना थोड़ा सा कठिन होता है, और राउंड अगर कम हो तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी 13,000 वोट है, 13,000 से अगर लीड कम हुई है तो जैसे पिछली बार 19 में आया था नतीजा, वैसे भी आ सकता है। बिल्कुल सही। लोकसभा में भी लोग 9,000 वोट से जीत जाते हैं, 10,000 वोट से जीतते हैं, 2,000 से भी जीतते हैं। लेकिन सवाल यह है, जीत तो जीत होती है ना, वो चाहे 2,000 की हो, 1,000 की हो, 500 की हो, जीत तो जीत होती है। लेकिन अभी मैं जो ये देख रहा हूँ पूरे मतलब राष्ट्रीय परिदृश्य पर अगर अपन बताएं तो मुझको ऐसा लग रहा है कि ये अभी चुनाव जो मतगणना है ये बड़ी सुस्त होती, भोजन अवकाश का समय लगभग चल रहा होगा। और अभी आप देखिए कि जो टैली में जो निर्वाचन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 241 सीटें हैं जो है वो उसमें बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल। और लगभग 100 सीटों पर माने 99 पर कांग्रेस आगे चल रही है। और जो चुनाव आयोग ने परिणाम घोषित किए हैं वो सिर्फ 3 परिणाम अभी तक घोषित हुए हैं। बिल्कुल। 2 बज रहा है, तो ये जो रफ्तार है ये थोड़ी सी मुझको सुस्त नजर आ रही है। और जो आप बीजेपी की प्लस की टैली दिखा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन की जो लीड है, सॉरी एनडीए की, वो तो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बिल्कुल सही। लेकिन आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए कि ये पूरा जो परिणाम है इसमें मुझे एक जनता का कंफ्यूजन भी नजर आता है कि एक गठबंधन को, अब जो गठबंधन बन रहा है वो टूट भी सकता है, मतलब दोनों गठबंधन। लेकिन प्रफुल्ल जी ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो गठबंधन है वो नहीं टूट सकता है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों गठबंधन सकता है। दोनों गठबंधनों में अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ कि उसको उत्तर प्रदेश में जो सदमा लगा है, बिल्कुल सर, है ना, उत्तर प्रदेश में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी सीधे 30 सीटें बिल्कुल 30 के आसपास आ जाएंगी। हरियाणा से उसको सदमा लगा, बिहार में उनका प्रदर्शन बहुत ठीक ठाक रहा, मतलब भाजपा का खराब रहा और उतना खराब नहीं रहा, 2-3 सीटें कम हुई। लेकिन जिनसे खराब प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी नीतीश कुमार से, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया। बिल्कुल सही। तेलुगु देशम दूसरा गठबंधन जो हाल ही में हुआ है, नया गठबंधन है, ये नया गठबंधन कितने समय तक इनके साथ रहेगा ये भी एक सवाल है। क्योंकि अगर इंडिया को सरकार बनानी है तो इस फिगर से तो सरकार बनेगी नहीं 233 से, ये अगर 240 भी हो जाएगा, अभी 2 बज रहा है, तो हम लोग पुराना अगर रिकॉर्ड देखें तो मुझको ऐसा लगता है कि ये फिगर जो है वो स्थिर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और ये थोड़ा बहुत दो आप प्लस माइनस 4-5 मान लें, 10 मान लीजिए, प्लस आप प्लस माइनस 10 मान ले, इससे ज्यादा कोई अंतर, तूफानी अंतर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रहेगा इतना ही। लेकिन इतने में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की नहीं बन रही है, पक्का तोड़-फोड़ जोड़-तोड़ जरूर करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है। और देखो अब क्या नतीजा आता है शाम ठीक है सुनील जी, परिणाम किस तरह पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में परिणाम तो आपके पक्ष में है, लेकिन प्रफुल्ल जी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देश में वो मोदी मैजिक नहीं चल पाया, खास करके यूपी में। नितिन जी ने भी जिस पे लेकर टिप्पणी की कि यूपी से आपको काफी बड़ी उम्मीद थी, वहां आपका वो मैजिक वो चल नहीं पाया। छत्तीसगढ़ में जरूर जो है आप लोग बेहतर कर गए। देखिए, अलग अलग प्रदेशों की फिजा भी अलग अलग है, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, निश्चित रूप से वहां पर अभी के स्थिति में तो हम कहीं पीछे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देश के परिदृश्य में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसकी सरकार बनती हुई स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। हम बहुमत से काफी आगे हैं। और अभी कह रहे थे जो राम को लाए, हमने कभी नहीं कहा कि राम को लेकर के आए हैं। हद हो गए। ये गलत बात है। कितना गाना गाने वाले, गाना आपके सारे लोग, गाना गाने मेरे को लगता है दर्जनों प्रवक्ता मेरे साथ टीवी चैनल में बैठ के बोल चुके हैं कि हम राम को लाए हैं, जनता हमें लाएगी।
विषय है, चुनाव अरे का आस्था विषय का नहीं है, बहुत बड़ी चुनाव आस्था का नहीं विषय है। है, राजनीति आपको का विषय भगवान नहीं राम से दर्द है, क्यों आस्था होता का है? विषय है, आपको भगवान राम राजनीति के का नाम पे विषय दर्द नहीं क्यों है। होता है? नितिन जी, एक बार भगवान सुनिए, राम का सुनिए, मंदिर सुनिए, बन गया, सुनिए, उसमें सुनिए, आपको दर्द आधा होना शुरू हो अधूरा, गया, अधूरा आपको मंदिर दर्द होना बना। शुरू हो गया। आधा अधूरा देखिए, मंदिर लोकतंत्र पर भरोसा उसके ताले रखिए। राजीव ये गांधी लोकतंत्र खुलवाए की थे। खूबसूरती है ठीक कि है। जनता अपना जनादेश देती ठीक है, नितिन जी, है एक और बार उसको सुनिए, स्वीकार जो करने की ठीक हिम्मत है। रखिए, उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। वो 370 क्या बिल्कुल, हुआ? बिल्कुल। ये 250 नहीं पहुंच रहे अरे हो, आप अपनी स्वीकार करो, देखिए ना, स्वीकार आप करो। अपनी देखिए, अरे हम तो हमने स्वीकार तो कर रहे हैं। गेन किया है, हम तो हमने गेन हम अपनी किया है सरकार और बना आपने रहे हैं, लूज हम किया अपने है। अपनी सरकार बना रहे हैं। आपको उखाड़ के फेंके थे ना विधानसभा में, लोकसभा में 2014 में अभी उखाड़ के बात करो फेंके ना, आज की थे। बात तीसरी करो। बार सरकार बना रहे हैं, हाँ, हाँ, दम से बनो, बना बनो, रहे बनो। हैं। ये ये ढंग से भाजपा दिख और रहा है। एनडीए पूर्ण बहुमत के ऊपर हम ठीक है, 272 सीट के ऊपर है। मैं- हमारी ठीक है, सरकार बन रही है, 370 की बात हमारी की थी ना, सरकार बन रही है। 370 की बात की थी ना, क्या हुआ? आप खुश रहिए ना, 400, इसी में खुश 400 रहिए। पार। अरे आप इस तो बार, अब की पूरा बार, चुनाव ये आप सब उसी चिल्ला में चिल्ला लड़ के रहे हैं। बोलते थे, पूरा कोई चुनाव स्क्रीन उसी में देखो लड़ रहे हैं। भाई, सुनिए, कंफ्यूजन में लड़ सुनिए, रहे हैं। सुनिए, कंफ्यूजन में लड़ ठीक है, सुनिए, 291 सुनिए, आप लाके दिखा ठीक है, दें सुनिए, दंगे सुनिए, को। आप लाके दिखा दें ज्यादा दंगे पीछे, को। ज्यादा पीछे। अरे ये आंकड़ा बढ़ेगा अभी शाम तक देखिएगा। सुनिए, ठीक है, मैं एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूँ। नितिन जी, आप जब एक एक करके, ठीक है, आपको हंसी आ गई होगी जब इन्होंने कह दिया कि हमने राम का नाम कहीं नहीं लिया। मैं मान सकता हूं कि आपको हंसी आ गई होगी, लेकिन एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो निश्चित तौर पे जनता तक आपके स्पष्ट जो संदेश है, स्पष्ट बहुमत या स्पष्ट संदेश जो भी हो, चाहे बहुमत हो चाहे संदेश हो, स्पष्ट होना चाहिए। सुनिए नितिन जी, अब आपकी बारी है। आप जरा बता दीजिए कि देश भर का जिक्र तो आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यूपी में मोदी मैजिक नहीं चला, आप कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी पीछे रह गई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्यों पीछे रह गई? तब जब आपने अपने सारे बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, भूपेश जी चुनाव मैदान में, ताम्रध्वज साहू जी चुनाव मैदान में, शिव डहरिया चुनाव मैदान में, कवासी लखमा चुनावी मैदान में, फिर भी कांग्रेस पीछे हो गई। नितिन जी, कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा, इनका वक्त था, हमारा दौर आएगा। आप प्रतीक्षा करिए अवधेश भाई, अभी तो चुनाव आयोग भी क्या, आपने कहा भोजन अवकाश पे है, खाना खाने दीजिए उनको, खाना खाने के बाद फिर से काउंटिंग शुरू होगी और फिर देखिएगा नतीजे कैसे पलटते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 सीटों में तगड़ी फाइट चल रही है। मैं बता दूं आपको, 1 क्लीन स्वीप हम जीत रहे हैं और 3 में फाइट है। मुझे लगता है 4 सीटें जीतेंगे। उसी में सरकार बना लेंगे। नहीं, सरकार तो चलिए, सरकार तो बनाएंगे, वेट करो, सरकार तो बनाएंगे। अभी मोदी जी चंद्रबाबू नायडू को फोन कर रहे थे, अभी इतना टेंशन शुरू हो गया है कि मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन भी कर दिया। मुझे भोपाल स्टूडियो का रुख करना पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। संयम जी, ओवर टू यू। जरूर अवधेश जी, जबरदस्त ये बहस चल रही है, एक दूसरे को काउंटर करते नजर आ रहे हैं प्रवक्ता, क्योंकि जो दावे और वादे किए गए थे, जो एक तरफ देखा गया हमने प्रचार प्रसार के दौर में, अब वो परिणाम के दिन निकलकर सामने आ रहे हैं और उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है। अरे आजकल कोई पोस्ट नहीं कर रही हो तुम? बिग प्रॉब्लम यार, पहले सफेद बाल आ गए। ये तो 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक 15 रुपए में। इसका 10 गुना एलोवेरा आपके सफेद बालों की करे देखभाल और बाल दिखे सॉफ्ट एंड शाइनी। और लाखों लाइक सिर्फ 15 रुपए में। गोदरेज एक्सपर्ट। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, जहां से वॉर रूम के सदस्य पैनी नजर रखते हुए आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस वॉर रूम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने BSTV से खास चर्चा भी की है। 4 जून को आज मतगणना सुबह से ही शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक सीटों पर जो है पूरी नजर रखी जा रही है। जहां पर बीजेपी 291 सीटों के साथ है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो 231 सीटों पर इंडी गठबंधन के साथ है। और यहां पर राजधानी रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर तमाम कांग्रेस के साथी इस वार रूम में मौजूद है और बातचीत करने के लिए हमारे चाहते हैं संविधान बदल तो देंगे, संविधान बदल देंगे। तो उससे क्या हुआ कि जो आरक्षण का लाभ लेने वाला एक बड़ा वर्ग है, उसके अंदर एक चिंता पनप गई कि अगर ये आ गए और आरक्षण समाप्त कर दिया तो इसीलिए आप देखिए
कि अयोध्या, फैजाबाद जैसी जगह पर अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है तो उसका सीधा कारण जो है वो मेरी नजरों में यही है, आरक्षण जाति। क्योंकि जाति, धर्म और राष्ट्रवाद की काट राजनीतिक रूप से शुरू से जाति ही रही है। अगर जातिवाद का कार्ड चल गया तो आपका राष्ट्रवाद और आपका धर्म कहीं काम नहीं आएगा। ये चीज मुझे इस कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिली, और उसमें अखिलेश यादव बहुत हद तक कामयाब हो गए ये समझाने में कि आरक्षण होता है। दूसरा कि वोटों का जो पोलराइजेशन है, एक आप देखिए कि मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है और देश भर में भी है, तो उसमें एक तरफा वोट जो है, दरअसल क्या होता था कि मुसलमान वोट जो है वो क्षेत्रों, उनको ये लगने लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा पक्ष रखने वाला या हमारा सपोर्ट करने वाला कोई एक ऐसा राष्ट्रीय दल होना चाहिए, और वो सपा नहीं है, वो आरजेडी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम तो बिहार में भी रहते हैं। बिल्कुल सही। और आपको बहुत आया रहते हैं। हाँ, और आपको ये बात भी पता होगी कि बिहार में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। और आप देखिए कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और चूंकि सामाजिक न्याय की बात तो बिहार में अगर लालू यादव के बाद अगर कोई करता है तो वो नीतीश कुमार है, वो एक बड़ा चेहरा है। लेकिन प्रफुल्ल जी, सवाल ये है, सुनील जी, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। सवाल ये है कि जिस आरक्षण की बात, जो चर्चा लगातार हो रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में उसका असर दिखाई नहीं पड़ा। झारखंड विशुद्ध रूप से आदिवासी प्रदेश, छत्तीसगढ़ विशुद्ध रूप से आदिवासी प्रदेश, यहां पे बीजेपी 10 सीट पे आगे चल रही है। झारखंड के 14 में से 8 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीट पे बीजेपी आगे चल रही है। तो ये 3 राज्यों में, जो तीनों इंटरकनेक्टेड स्टेट हैं, यहां पे इसका असर नहीं दिखाई पड़ा। सुनील जी। देखिए, इसमें उड़ीसा भी जोड़ लीजिए। बिल्कुल सही, उड़ीसा भी जोड़ लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और उसके खिलाफ लगातार ये आरोप प्रत्यारोप, ऐसा एक माहौल बनाने का नैरेटिव पेश करने का प्रयास किया गया कि ये संविधान को बदलने वाले हैं, इसके बाद अब चुनाव नहीं होगा। ये 2019 में बोले थे अगली बार चुनाव नहीं होने वाला है, तो ये आखिरी चुनाव है। तो ये इस प्रकार से लोगों को बरगलाने लगे, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ये बेमेल का एक बड़ा गठजोड़ हो गया कि इनके खुद की आपस की लड़ाई थी, लेकिन चूंकि अब भाजपा नहीं आना चाहिए इस देश के अंदर में, तो ऐसे एक बेमेल गठबंधन ये बना करके चुनाव में उतरे, और जातिवाद का जो बीज है, जातिवाद का जो जहर है, उसको बोने का काम किया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। बार बार राहुल गांधी से लेकर के सारे लोग बोलते रहे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जबकि स्वतंत्र भारत में आज तक के जातिगत जनगणना हुई नहीं। अंग्रेजों के समय हुई थी, उसके बाद इनके खुद के नेता स्वीकार कर दिए कि ये देश के लिए घातक है, लेकिन राहुल गांधी वही घातक हथियार का उपयोग करने लगे, कांग्रेस पार्टी उस घातक हथियार का उपयोग करने लगी। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप संविधान बदलने की बात करते हैं, अरे आपातकाल आपने लगाया और आप संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान हमने कहां बदला भैया? हम तो जब भी संविधान में संशोधन करते हैं तो देश हित में करते हैं, आपके जैसे नहीं कि आप संविधान में संशोधन करेंगे, बोलेंगे कि आपातकाल को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो इस प्रकार का काम ये करते रहे, और हो सकता है कहीं ना कहीं, देखिए, देश की जनता भोली भाली है, वो बहुत सारी चीजों को मान लेती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में माना भी हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आज देखिए पूर्ण बहुमत एनडीए के पास है, तो देश की जनता ने एनडीए को स्वीकार किया है। सुनील जी, आपने भी 295 बोला, कहां है? सरकार हमने, हमारी सरकार। ठीक है, मैं एक बार नितिन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन लक्ष्य तय किया था। ठीक है सुनील जी, एक बार मैं नितिन जी का रुख करूंगा, लेकिन प्रफुल्ल जी कुछ कहना चाह रहे। प्रफुल्ल जी, आप कुछ कहना चाह रहे? मैंने ना इस चुनाव में, और इसके पहले जो चुनाव हुआ था 19 का, तो 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें ऐसी आपको ना कटुता नहीं दिखाई दी होगी। बिल्कुल सर। 19 में भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में बहुत ज्यादा, मतलब राजनीतिक दलों की आपस में कटुता जो दिखाई दी, मीडिया के प्रति अविश्वास, और दूसरा मीडिया को खुलेआम गालियां देना, ये और यहाँ तक कि बहिष्कार, कि जब ये जो अपना एग्जिट पोल आए, बिल्कुल सही, तो कांग्रेस ने तो बोल दिया कि हम प्रत्याशी, हमारा प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। फिर उसके बाद फैसला हुआ कि नहीं जाना चाहिए, और कई प्रवक्ता तो बीच डिबेट के दौरान जुड़े जब ये डिसीजन हुआ उस वक्त। तो ये सब चीजें जो है, अब कांग्रेस, देखिए, देश की अगर मैं बात करूं, देश हित की बात करूं, तो कांग्रेस का मजबूत होना देश के हित में
बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, ठीक है। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि उसकी अपनी आइडियोलॉजी, जो उसका मध्य मार्ग रहा है, जिस पर सबने भरोसा जताया, तो कांग्रेस को अपने मध्य मार्ग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वो मतलब कभी जब बीच में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो ट्रैक है ना, वो वाम की तरफ चला जाता बिल्कुल है, सही, है ना? तो कांग्रेस को भी समझना होगा। और कहा भी तो ये भी जा रहा है ना प्रफुल्ल जी, कहा कि आप अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, आप देखिए कि अगर आपके पास अभी ये 234 है, ये 250 तक पहुंच जाता है, मान लीजिए ये फिगर, तब भी आपके पास सरकार बनाने के लिए 23 और जड़ों और दलों को जोड़ना पड़ेगा। और जितने दल, जैसे स्टालिन अगर आपके साथ आते हैं, तो आप ये मान के चलिए स्टालिन करुणानिधि नहीं है, बिल्कुल सर, तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है। तो ये ऐसे लोग, मतलब आपको इनको साधना, मतलब ये चुनाव जीतने से बड़ी चुनौती आपके सामने, कांग्रेस के सामने ये होगी। क्योंकि कांग्रेस को हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल सही, जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी और देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं आपका रुख करता हूं। सुनील जी ने कहा था कि उड़ीसा राज्य को भी ऐड कर लीजिए, वहां के भी परिणाम को काउंट कर लीजिए। यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष इंडिया अलायंस जो बातें यूपी में कहने में, बताने में सफल होती दिखाई पड़ रही, अभी सफल नहीं माना जाएगा। बिहार में दिखी, राजस्थान में दिखी, हिमाचल में दिखी, वो एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, यहां पे दिखाई नहीं पड़ी। झारखंड, उड़ीसा में 21 में से 19 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। सिर्फ कामयाबी उत्तर प्रदेश में है। देखिए, उड़ीसा के विषय में अप्रत्याशित नजर आ रहा है बीजू जनता दल, जो कि इतने वर्षों से वहां पर सत्ता में है, बिल्कुल, और किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके के नतीजे आएंगे, जैसा कि यूपी में भी किसी ने नहीं सोचा था। मैं तो प्रफुल्ल भैया कह रहे थे कि टीवी चैनल्स में बैठने के लिए भी मतलब वो निर्देश दिए गए थे कांग्रेस को कि नहीं बैठना है, और बाद में ये निर्णय हुआ कि नहीं, प्रफुल्ल भैया नहीं कह रहे थे, ये सच्चाई है। हाँ, वो सच्चाई है, तो मैं बता रहा हूँ क्यों कह रहे याद दिला रहे नहीं। हाँ, तो सच्चाई के बारे में मैं उस सच को बताता हूँ, वो इसलिए ही कह रहे थे। एग्जिट पोल में क्या बता रहा था, देखे नहीं आप, 400 पार कर दिया था एग्जिट पोल ने। तो एग्जिट पोल था ही नहीं, वो मोदी पोल था। पर देखिए, आज एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत है। आप देखिए, एग्जिट पोल के कहीं नजीक में भी नहीं है भाजपा। एग्जिट पोल तो बीजेपी को पूर्ण रूप से सत्ता में दिखा रही थी, और यहां पर बीजेपी 250 का आंकड़ा भी नहीं छू रही है। तो इस विषय में ये बात साफ है कि नतीजे जो है, मुझे लग रहा है वो भोजन का अवकाश था, क्या था, वो हो चुका होगा चुनाव आयोग वालों का, काउंटिंग वालों का। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कुछ आंकड़ों में परिवर्तन होगा, और आंकड़ों का परिवर्तन जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। पर भाजपा की बुरी शिकस्त हुई है यहाँ पर, साफ दिख रहा है। अब ये राम को लाए थे, मैं कहूंगा, बार बार ये कह रहे थे, राम गए कहाँ थे? राम तो हम आप सबके दिल में। मैं जवाब ले लेता। सुनील जी जरा जवाब दे दीजिएगा कि राम के नाम पे भले बीजेपी सियासत ना करने की बात कहती हो, लेकिन गढ़ माना जाता है यूपी को, और वहां पे कन्विंसिंग आप लोग लाइन नहीं खींच पाए। छत्तीसगढ़ में ठीक है, आपके फेवर में फिलहाल जो है 10 सीटें दिखाई पड़ रही, यहां भी आपने 11 की 11 सीटें जीतने का दावा इस आधार पे किया था कि 2000 राज्य गठन के बाद बीजेपी पहला ऐसा चुनाव रहा बीजेपी के लिए जो 54 सीटों के साथ आप सत्ता में काबिज हुए। यही शायद आपके दावों का आधार था कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे। लेकिन देखिए, लेटेस्ट जानकारी, ज्योत्सना महंत कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी 16,000 वोटों से आगे चल रही है। वो लीड लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। सुनील जी देखिए, 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य या 400 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है, स्वाभाविक रूप से लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य लेकर के चला, और दिख भी रहा है कि सरकार एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप लक्ष्य लेकर के ही नहीं चलेंगे, अब अंतिम में आकर के खड़गे जी बयान देते हैं कि हम 295 जीत रहे हैं, ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तय कर लेता है, साहब मुझे 20 घर 50 घर के वोट डलाने, मुझे अपने क्षेत्र के वोट डलाने, और उस हिसाब से हम काम करते हैं। हमारा संगठन निचले स्तर तक है, मतलब यूपी में वोट नहीं डलवाया, मैं बता रहा हूँ यूपी में भी वोट डलवाया, लेकिन यूपी में आपके जातिवाद के जहर ने बहुत बड़ा काम किया है। आप याद रखिए, आप जो जहर घोल रहे हैं, एक दिन उसमें आप इस देश को बड़े संकट में डालने वाले हैं। अरे वामपंथी, आप इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ काफिला लूटा कहा, 400 की बात थी भाई, मेरे को तो वही मेरे को बोलना पड़ेगा ना। 400 की बात थी, 370 की बात थी, कश्मीर में
कैंडिडेट नहीं दिया बंदूक के दम पर आप क्रांति चाहते हो देश के अंदर में? देखिए कांग्रेस भटक गई है, कांग्रेस भटक आप गए हो, हम तो संभल गए हैं। बैलेट के दम पर आप गए हो। अरे हम तो सरकार में हैं और रहेंगे, आप भटक रहे हो। आने वाले समय में मोदी जी देखिएगा, पीएम रहेंगे क्या? आपको आने वाले समय में देखिए भूपेश जी इस्तीफा देंगे क्या हारने के बाद में? पूछ रहा हूं, कवासी मोदी लगवा पीएम देंगे क्या इस्तीफा? देखिए, राहुल गांधी इस्तीफा देंगे क्या? राहुल गांधी ऐसी बात मत करिए, मत करिए, ऐसी बात अरे मत जीत करिए। जाएंगे तो विधानसभा से ऐसी इस्तीफा बात दे मत देंगे, करिए। अरे कवासी जीते लगवा तब जीत तो, जाएंगे तो विधानसभा से जीते इस्तीफा दे तब तो, देंगे। पहले पर जीतने मोदी की पीएम स्थिति बनेंगे में तो क्या? आ जाओ। कांग्रेस की मोदी दुर्गति हो पीएम गई बनेंगे छत्तीसगढ़ क्या? में। चले, मैं कांग्रेस की प्रफुल्ल जी दुर्गति का- हो गई छत्तीसगढ़ में। मैं प्रफुल्ल जी का रुख वामपंथ करूंगा। के चक्कर में जाकर के छत्तीसगढ़ में भी गंवा रहे हो और देश में भी गंवा रहे ठीक है, हो। मैं अवधेश भाई- जातिवाद का जहर घोल करके अरे अवधेश भाई, कांग्रेस भाई, देश को भाई, बर्बाद भाई, कर अरे देगी। आप तो- कांग्रेस देश को बर्बाद कर देगी। याद इतना रखिएगा। मत चिल्लाओ यार, अभी और चैनल बचा है। सुनील जी अभी लगभग 2:45 का वक्त है। शाम 6 बजे तक लड़ाई लड़नी है अभी आप लोग को। भाई तो इतना एनर्जी चिल्लाएंगे बचाएंगे तो फिर अरे कहाँ हम ताकत तो जीवन बचेगी भर यार? लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जीवन भर लड़ते अरे रहो, छोटी धीरे-धीरे मोटी साफ हो बातों से जाओ। भाजपाइयों का कुछ नहीं ठीक होता। है, ठीक है। हमारे में बहुत आत्मबल है, ठीक हम है, लड़ेंगे। ठीक है, सुनील हाँ, जी, मैं- लड़ो, मैं- अरे लड़ो। लड़के हराया इनको 2023 अच्छे से में, लड़ो, उखाड़ के दूसरा। फेंक दिया। ठीक है। जहाँ इनके बड़े ये बड़े एक दावे सवाल थे, का जवाब नहीं दे उखाड़ पाए। के फेंक दिए। अवधेश भाई, उखाड़ मैंने के पूछा फेंक दिए। मोदी पीएम बनेंगे तो दूसरे तरफ ठीक है, लेके चले, बात को। ठीक है। ये देखिए, दरअसल ये तमाम सवाल हाइपोथेटिकल है कि क्या होगा तो क्या होगा तो क्या होगा, ये हाइपोथेटिकल चलो, बधाई आपको, कंगना धरातल पे रनावत अपन बात जीत कर गई। लेते हैं। धरातल पे ये बात सही है कि बीजेपी ने 400 प्लस का नारा दिया, लक्ष्य लिया। 293 के आसपास बीजेपी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने 295 की बात कही, 231 के आसपास दिखाई पड़ रही है। अभी जो है, जो प्रफुल्ल जी जिस बात का जिक्र बार बार कर रहे थे कि अब जो है वो टैली में स्थिरता दिखेगी, अब वो उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई पड़ेगा। 5-10 सीट प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन उसका असर वो परिणाम में कितना परिवर्तित होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि वक्त जो है लगभग समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2:45 का वक्त हो चुका है। प्रफुल्ल जी, ये समय, आप कई चुनाव का अनुभव है आपको, ये समय बिल्कुल आपने कहा कि स्थिरता का समय है, लेकिन क्या माना जाए फाइनल परिणाम के लिए कितना देर इंतजार करना पड़ेगा? और कांग्रेस कई राज्यों में कई पोलिंग सेंटर पे इस बात का विरोध जता रही है। अभी खबर आ रही है कि जो काउंटिंग है वो काफी स्लो हो रही है, बीजेपी को लाभ पहुंचाने का आरोप जो है कांग्रेस काउंटिंग सेंटरों पे लगा रही है। प्रफुल्ल जी, नहीं, वो मैं वही तो आपसे कह रहा था ना कि इस चुनाव में जो कटुता जो दिखाई दी ना टीवी के डिबेट में, ईवीएम के ऊपर ऑब्जेक्शन करना, तो अब आप बताइए कि अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, अगर ईवीएम सेट होती तो ये रिजल्ट आता क्या? है ना? तो ये रिजल्ट तो संभव नहीं था, है ना? उड़ीसा, जहां कभी सपने में नहीं सोचा किसी ने, वहां 19 सीटें। वहां अच्छा, और वहां पर भी उड़ीसा में भी कोई ऐसा नहीं है, वहां पर भी अगर कांग्रेस और बीजू जनता दल 2 निर्दलीयों को मिला लें तो वो भी सरकार में आ सकते हैं। तो वहां पर भी कोई एकदम नीट एंड क्लीन आपको उड़ीसा में बहुमत मिल रहा है विधानसभा में, बिल्कुल, है ना? तो वो ऐसा नहीं है। तो ये सब ईवीएम, ये इस पर कई बार बहस हो चुकी है, कई चुनाव हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही मतलब जो भी ईवीएम पर आपत्ति करते हैं अब बंद करना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। ईवीएम एक अच्छी व्यवस्था है, और जिस तरह से तकनीक बढ़ रही है ना, तो तकनीक बढ़े और उस तकनीक पर भरोसा भी बढ़े, है ना? तो केवल तकनीक ही सब कुछ नहीं है, उस पर आपको भरोसा भी जताना चाहिए, विश्वास भी जताना चाहिए। और आप जहां तक पूछ रहे हैं, ये 231 दिख रहा है इंडिया गठबंधन का, तो ये 272 तो है नहीं, बिल्कुल सही, है ना? सरकार बनाने के लिए आपको 272 चाहिए, और जो इंडिया गठबंधन एनडीए दिख रहा है वो 293 मतलब सरकार बनाने के ऊपर है, है ना? भारतीय जनता पार्टी का जो अभी का जो फिगर है, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अगर अपन देखें तो वो 242, बिल्कुल सही, ठीक है। कांग्रेस 97, 242 मतलब वो सबसे बड़ा दल है, बिल्कुल सही, ठीक। कांग्रेस जो है 97, 100 मान लेते हैं उसको। तो अब आप सबसे बड़ा दल है, लेकिन अभी भी उनका गठबंधन अभी भी बहुमत से दूर है, बिल्कुल सही। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उठापटक जरूर होगी, लेकिन एनडीए अगर इसमें कुछ प्लस भी होता है तो 293 है अगर एनडीए का, तो ये ज्यादा से ज्यादा 7 और बढ़ जाएगा, 300 मान लीजिए, 300 हो जाएगा, इससे ज्यादा तो होना नहीं है। 231 है ये, तो ये 9-10 और बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही। चले, मैं तो ये दर्शकों को जरा लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं प्रफुल्ल जी। इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का दावा जो है, अभी उसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे नतीजे आने के बाद क्या उठापटक होती है,
मतलब आप किसको जोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, तो ये सारी बातें अभी भविष्य में पता चलेंगी। बिल्कुल, चंद घंटों में स्पष्ट। सुनील जी, मैं जरा दर्शकों को अपडेट दे देता हूं, लेकिन वो सवाल आपके लिए रहेगा कि कांकेर में भोजराज नाग जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका लीड घट के 35,000 से घट के 9,752 तक पहुंच चुका। ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से प्रत्याशी है, उनकी लीड बढ़ के 2,94,499 तक। कोरबा से 16,000 की लीड पे ज्योत्सना महंत। क्या आपको परिवर्तित होते दिखाई पड़ रहे सुनील जी? देखिए, ये क्योंकि बहुत करीब करीब का मामला है, रायपुर का तो स्पष्ट रूप से है कि माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर बहुत करीब करीब का मामला है वहां इस प्रकार का भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन अंतिम जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सभी जीतेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, सारे लोगों ने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया है। 11 के 11 जो है सीट भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में जीती। ठीक है नितिन जी, आप कह रहे थे कि 4-5 सीटों पे जो है वो परिवर्तन होगा। मैं लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने रख देता हूं, दर्शकों के सामने रख देता हूं, आप उस पर टिप्पणी करिएगा। बस्तर सीट पे 42,693 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, 42,600। महासमुंद पे बार बार जिसकी चर्चा हो रही थी, 90,417 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। अब आप आ जाइए राजनांदगांव में 41,925 वोटों से भूपेश बघेल पीछे चल रहे, संतोष पांडे आगे चल रहे। बात अगर बस्तर की कर ली जाए, बस्तर मैंने बता दिया 42,653 वोटों से। इसके अलावा बाकी जगह तो लगभग लाख के आसपास है, वहां कैसे आप परिवर्तन कर पाएंगे? बिलासपुर का भी जिक्र कर लेता हूं मैं, 54,485 वोटों से बीजेपी के तोखन साहू आगे चल रहे हैं। नितिन जी, अब आप जवाब दे दीजिए। मैं 5 बजे तक का इंतजार करूंगा इस विषय पर, और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं 11 की 11 जीतेंगे, 15 भी जीत सकते हैं। 4 सीटें जैसे आप 295 सुनील जी, इनको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, इनको सोचना ही नहीं है। वो मोदी जी ने सबको इनको सिखा दिया है कैसे बोलना है और कैसे ध्यान भटकाना है लोगों का। तो मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। और लोकसभा चुनाव में 50,000 और 54,000 का कोई गैप बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे को लगता है उद्देश्य जी। और जिस प्रकार आपने देखा कि कांकेर से बीरेश ठाकुर का जो अंतर था वो 35,000 था, जो घटकर अब शायद 9,700 हुआ है। तो ऐसा ही कुछ और जगह भी होने की नहीं, लेकिन नितिन जी इस आंकड़े को भी जहन में रखना होगा। 2019 में जब चुनाव परिणाम आए थे, फाइनल जब हुआ था, इसी कांकेर सीट पे यही वीरेश ठाकुर कांग्रेस के कैंडिडेट थे जो 6,192 वोट से हार गए थे, मात्र 6,192 वोट से। ठीक है, हार गए थे, जरूरी थोड़ी कि इस बार भी हार जाएंगे, ये भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते। बिल्कुल, है ना। तो ये तो अब ईवीएम में बंद है और ईवीएम खुलते जा रही है, वो भोजन भी कर रही है। हाँ, ईवीएम में रोना कब शुरू करेंगे? विश्वास हो गया होगा ना ईवीएम वाले ईवीएम पर विश्वास हो गया, चुनाव आयोग पर विश्वास हो गया, चुका है। जो शंकाएं थी उन शंकाओं पे बिल्कुल वो बात की गई है और शंकाओं के समाधान पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छे निर्णय दिए हैं। तो इस विषय पर आप बार बार आपका 231 दिख रहा है, आपका कैसे कम हो गया यार? अरे हम तो विश्वास करते हैं ईवीएम पर, हम तो भरोसा करते हैं। कैसे कम हुआ ये बताओ? हम तो सरकार बना रहे हैं, आप 295 की बात करो ना। मेजोरिटी में आप लोग आएंगे, ये 40 में रुके हो आप लोग, जो सपने में 240 में रुके हो भाई। हम तो लक्ष्य लेकर के चल रहे थे भैया, जब परीक्षा देते हैं तो लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि हमको फर्स्ट डिवीजन आना है, मेरिट लिस्ट में आना है। फेल कैसे हो? फेल नहीं, इसको फेल बोलेंगे? फेल आपका है, फेल आप हुए हो, हम तो पास हुए हो। क्या इसको पास जीवन भर ऐसे ही पास? मैं प्रफुल्ल जी का रुख कर सुनील जी, मैं प्रफुल्ल जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है, प्रफुल्ल जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2014 का चुनाव, 19 के चुनाव और 24 के चुनाव में ये जो फर्क है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, कटुता का। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो लाइनें हैं केवल डिबेट्स में नहीं, केवल स्टूडियो में नहीं, बल्कि बाहर भी देखने को मिले। छत्तीसगढ़ का ही जिक्र कर लिया जाए, प्रत्याशी या बड़े नेताओं पे FIR तक दर्ज हो गया उनके बयानबाजियों को लेकर। प्रफुल्ल जी, हाँ, वही मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ये जो मुझे देखने को मिली है, मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा इस बार महसूस हुआ, बहुत ज्यादा कटुता। मतलब कि आप देखिए कि शब्दों की भी मर्यादाएं है ना, वो सब लोगों ने, यही गठबंधन में लोगों ने एक दूसरे को चिरकुट और चालू और पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया एक दूसरे के लिए। तो चलिए वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे जब सत्ता में जब ये सारे संगठन जुड़ेंगे हैं और सरकार बनाएंगे,
क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन है उसको अपने आप को बचा के रखना है, नहीं तो फिर वो उधर इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने की कोशिश करेगा तो वो लाएगा कहाँ से, बाकी वो इसी 293 में से सेंधमारी करेगा। तो ऐसी स्थिति में मतलब सरकार में रहते हुए जो संगठन है वो अपने आपस में कटुता उजागर ना हो, मुझको ऐसा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन ये खतरा जो गठबंधन की सरकार पर होता है वो राजनीतिक अस्थिरता का होता है। और ऐसे कई मसले, और अब तक का जो इतिहास वो ये है कि क्षेत्रीय दल, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार थी, क्या वो ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हुए क्षेत्रीय दलों से? वो भी हुए। यूपीए की सरकार थी, तब क्या मनमोहन सिंह ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हुए? वो भी हुए। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये किसी भी राष्ट्रीय दल को जब वो गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो यही लोग परेशानी में डालते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए, और कुल मिलाकर के नुकसान देश का होता है। तो ये पहले, सबसे पहले आप देश को सामने रखिए कि देश हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद आप सारी बातें, तो आपस की राजनीति है ये, तो कोई देश से बाहर नहीं है, कोई किसी से बाहर नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये इस लिहाज से अब मुझको तो ये ऐसा, अभी आपने देखा होगा कि कई लोग 2004 का उदाहरण देते जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल कि 2004 जैसा नतीजा आएगा, लेकिन मैं उससे भी पीछे जा रहा हूँ। अगर आप 2004 की उम्मीद कर रहे थे तो मुझे शंका 1977 की है कि 1977 जैसा ना हो जाए। बिल्कुल सही। कि आपने जिन लोगों को साथ में लिया है और जैसा उनका टेम्परामेंट है, बिल्कुल सही है, ये टेम्परामेंट अभी तक विरोध करने के लिए तक तो ठीक था। ठीक बोले, ठीक है। लेकिन अगर यही टेम्परामेंट सत्ता में कायम रहा तो फिर आप और 2004 से और पीछे चले जाइए। मैं फाइनल कमेंट के लिए 10 सेकंड दोनों गेस्ट के पास जाता हूं। सुनील जी, 10 सेकंड में कमेंट करिएगा, क्या बीजेपी अपने लक्ष्य के पास पहुंच रही है? आप निश्चिंत हैं? 10 सेकंड में जवाब। 100% निश्चिंत है, भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेगी। अभी देखिए, अभी परिणाम आधे हैं, अभी इसके बाद और गिनती बाकी है। निश्चित रूप से बहुत सारी सीटों पर हम आगे जाएंगे, बहुत कम अंतर से। नितिन जी, यही सवाल आपसे, क्या इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो सरकार बनाने जा रही है? आज देर बिल्कुल हम सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पर बनाएंगे, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। और बीजेपी के लिए है कि गांव में आता है कुर्सी बेचने वाला, जोर जोर से चिल्लाता है 400 में ले लो, 400 में ले लो, 400 में ले लो। ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। 220 और 230 में बेच के चले जाता है। भोपाल स्टूडियो का मैं रुक कर लेता हूं। संयम जी, ओवर टू यू। जरूर अवधेश जी, खास ये चर्चा रही है और अलग अलग दावों पर भी चर्चा हुई, अलग अलग सीटों के समीकरणों को लेकर भी विस्तार से जानकारी मिली। बहुत शुक्रिया आपका और खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां परिणाम लगातार आ रहे हैं, अलग अलग शहर, जो कहा जाए क्षेत्रों के अंदर क्या कुछ माहौल रहा, लगातार चुनावी प्रचार आपने देखा है, अब नतीजे भी धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में एक सीट पर कांग्रेस ने बढ़त जरूर बनाई हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि परिणाम अभी भी बदल सकते हैं। 1 से 3 सीट कांग्रेस ले सकती है, ऊपर नीचे मार्जिन हो रहा है, लेकिन परिणामों का ही इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, जब तक पूर्ण रूप से परिणाम नहीं आते तब तक इंतजार ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन लगातार जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर कुछ हद तक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर जो 400 पार का नारा बीजेपी का था, फिलहाल छूता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इंडिया गठबंधन ने जो इस वक्त चौंकाने वाले जो रुझान परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी एक नई गाथा लिख दी है, ये कहा जाएगा। इस वक्त फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BS TV।